हेलो भाई लोग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम लोग करेंगे सेट नंबर 23। किसी को कोई परेशानी हो तो हमें बताइएगा। ऐसे आप लोग बताते नहीं हैं तो पता नहीं चलता है परेशानी है या नहीं। बताइएगा, इंतज़ार करेंगे आपका, समझ में आता है कि नहीं। चलिए, कहता है किसी वस्तु को 1270 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1990 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के 60% के बराबर हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न ऐसे है, कहता है किसी वस्तु को, मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य है कुछ, ठीक है। क्या है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य। तो मान लेते हैं किसी वस्तु का क्रय मूल्य CP है। कहता है इसको सबसे पहले 1270 में बेचिए। कितना बेचिए इसको? 1270 रुपये में इसको बेच दीजिए, ठीक है। फिर इसी को बेचिए 1990 रुपया में। कितना में बेचिए? 1990 रुपया में। तो यहाँ लाभ होता है, यहाँ हानि होता है, ठीक है। यहाँ क्या होता है? लाभ होता है और यहाँ हानि होता है। और जो हानि होता है वो लाभ के 60% के बराबर। तो लाभ के 60% के बराबर हानि होता है। तो लाभ के 60%, भाई साहब 60% का मतलब क्या हुआ? 60% का मतलब हुआ 3/5। तो जो हानि हो रहा है किसके? लाभ के। तो लाभ के 60%, तो लाभ के, तो इसको मानेंगे प्रॉफिट, लाभ। तो लाभ का 60% कितना होगा? 3 होगा। ये हमारा क्या है? लॉस। मतलब है कि यहाँ अगर 5x रुपया लाभ हो रहा है तो यहाँ 3x रुपया क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। कह रहा है लाभ के 60% के बराबर, तो लाभ के 60% 3 है, तो 3x के बराबर हानि होता है। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है भाई साहब? 5 और 3 8x। डिफरेंस कितना? 8x। और इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितना का है? तो देखिएगा तो हो जाएगा 720 का। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 8 9 72 90, ठीक है। अब देखिए किसी वस्तु को 90 हुआ तो x बराबर 90। तो देखिए किसी वस्तु को हम बेचे हैं 1270 में और कुछ हानि हुआ है, तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? विक्रय मूल्य में से हानि को जोड़ना पड़ेगा। नहीं जोड़ना पड़ेगा? अगर विक्रय मूल्य में, इस विक्रय मूल्य में इस हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, या फिर इस विक्रय मूल्य में से इसको घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। दिक्कत है तो बताइएगा, बाद में हम बाद में बताएंगे डिटेल में। तो x बराबर कितना हो गया भाई साहब? 90। तो 3x बराबर क्या होगा? तो 9 3 27। हमारा जो क्रय मूल्य होगा कितना हो गया? 1270 और 270 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0 4 1540 रुपया। तो हमारा जो क्रय मूल्य कितना हो गया? 1540 रुपया होगा। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो बताइएगा। कहता है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। भाई साहब किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 है और त्यौहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट दी जाती है। श्री इस अवसर का लाभ उठाते हैं और उस वस्तु को खरीद लेते हैं। तत्पश्चात वह उसे 5000 में बेच देते हैं। देखिए 5000 उसका मार्क प्राइस था, उसको डिस्काउंट पे ख़रीद लिया, फिर इसको 5000 पे बेच दिया। उसके बाद जो उसका लाभ हुआ 11/1/9% का लाभ हुआ। तो वस्तु पर कितने % का छूट था? इसको देखिए बहुत आसानी है, इससे समझेंगे कैसे। देखिए कोई वस्तु था, उसका जो मार्क प्राइस था कितना था भाई साहब? 5000 रुपया उसका मार्क प्राइस था। तो कुछ छूट में ख़रीदा, पता नहीं कितना में ख़रीदा, तो मान ले जाए इतना में ख़रीद लिया इसको, ठीक है। फिर ख़रीदने के बाद इसको क्या किया? बेच दिया। कितना में बेच दिया? तो बेच दिया 5000 में। कोई दिक्कत? 5000 रुपये में बेच दिया। तो बेचने के बाद इसको फ़ायदा कितना हुआ? तो 11/1/9% का। तो 11/1/9% का मतलब क्या हुआ भाई साहब? 1/9। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु को अगर 9 रुपया इसका कीमत था तो 9 का 11/1/9% 1 का फ़ायदा लेके इसको बेच कितना में दिया? तो बेच दिया इसको कितना में? 10 यूनिट में। कितना में बेच दिया भाई साहब? 10 यूनिट में। अब बेचा कितना में? 5000 में। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 500। 1 यूनिट 500। इसको ख़रीदा था कितना में? 9 यूनिट में। तो 9 यूनिट कितना हो जाएगा? 4500। मतलब 4500 में इसको ख़रीदा था और 5000 में इसको बेच दिया। अब बताइए 5000 का वस्तु कोई 4500 में ख़रीदा डिस्काउंट लेके, तो डिस्काउंट कितना का भाई साहब? तो डिस्काउंट 500 का। 500 का डिस्काउंट किस पे था? 5000 पे। तो 100 पे कितना? हाँ 1 2 3 1 2 और 1 5 दही 50। कितना % का डिस्काउंट हुआ? 10% का डिस्काउंट पे ख़रीदा था। क्लियर हुआ? चलिए प्रश्न संख्या 43 जो है, इसी टाइप का कल प्रश्न हम एक बताए थे। इसी टाइप का एक प्रश्न हम कल भी बताए थे आपको। कहता है एक किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। भाई साहब
ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी इसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, और जब सी साथ मिल जाए मतलब सी की सहायता से वे, तो सी की सहायता से वे ए और बी सी का सहायता लेगा, तो इसी काम को वो 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 दिन, 15 दिन, 5 दिन। तो मान लेते हैं टोटल काम कितना मान ले, 12 25 60, तो 12 25 15 चौका 60 और 5 गुने 12, मतलब तीनों मिलकर काम करेगा, डेली 12 काम करेगा, बी अकेले डेली 4 काम करेगा, ए अकेले डेली 5 काम करेगा। अब देखिए तीनों का क्षमता कितना है, 12। इसमें से यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए का क्षमता कितना है, 5, तो ए का क्षमता 5 है, बी का क्षमता 4 है, तो सी का क्षमता कितना होना चाहिए भाई साहब, तो 5 4 9, और कुल मिला के 12 होना चाहिए, तो 5 4 9 3 12, तो सी का क्षमता कितना हुआ, 3। अब तीनों का क्षमता हमको मालूम हो गया, तो पैसा जो बांटा जाता है वो क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। क्षमता के अनुपात में क्यों, पैसा जनरली काम के अनुपात में बांटा जाता है, लेकिन अगर सब मिल के काम करें ना तो क्षमता के अनुपात में बांटा जाता है। क्यों, क्योंकि सब काम करते समय साथ में था, सबका टाइमिंग बराबर था, लेकिन काम जिसका क्षमता ज़्यादा था वो ज़्यादा कर लिया, इसलिए उसी के अनुपात में बांटते हैं। तो देखिए ए को कितना पैसा मिलेगा, ए का क्षमता 5, बी का क्षमता 4 और सी का क्षमता 3, इसी अनुपात में पैसा को बांटेंगे। ठीक है, तो इसको 5x दिए, इसको 4x दिए, इसको 3x दिए, तो 5 4 9 3 कितना हो गया, 12x। अब पैसा दिए कितना, 96, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब, 12 और 96, x बराबर 80। तो किसका पूछ रहा है, ए की कुल कितनी राशि मिलेगी, तो ए को कितना मिलेगा 5x, x बराबर 80, तो 80 5 400। बी को पूछेगा तो 8 चौक 32 320, अगर पूछेगा सी को तो 8 3 24 240। ठीक है, जितना क्षमता उतना पैसा। कहता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने n तक करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल n। बिल्कुल सही बात, कहाँ कुछ गलत बोल रहा है, 1 गुने 2 गुने 3 लिख रहा है जी, हाँ, गुने 4 करते जाएंगे और गुना n तक करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या बोलते हैं, n। तो आप बताओ कि 14 फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 13 माइनस फैक्टोरियल 12, इसका मान क्या होगा, कोई दिक्कत है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए जब 14 को फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने डॉट 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 गुने 12 गुने 13 गुने 14। कोई दिक्कत नहीं, डिटेल में कर दें, पहले कर देते हैं डिटेल में। तो इसमें जो होगा फैक्टोरियल 14 में एक तो फैक्टोरियल 12 होगा और 13 और गुने 14 बचेगा। कोई दिक्कत, जैसे भाई साहब फैक्टोरियल 14 को क्या लिखेंगे, 1 गुने 2 गुने डॉट 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 गुने 12 गुने 13 गुने 14, तो हम 12 तक लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 12 और 13 14 को बाहर रख दिए। कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से यहाँ माइनस है, फैक्टोरियल 13 को क्या लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 13 है तो फैक्टोरियल 13 को इस तरीके से लिखेंगे, है ना, 13 तक, तो यहाँ तक को क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 12 गुने 13, यहाँ तक फैक्टोरियल 12 आई, 13 बचा हुआ है तो इसको बोलेंगे फैक्टोरियल 12 गुने 13। कोई दिक्कत, अब फैक्टोरियल जो 12 है उसको रहने देते हैं, फैक्टोरियल 12 भाई साहब ये 2 है। अब देखिए फैक्टोरियल 12 इसमें भी, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 12 कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा 13 गुने 14, यहाँ क्या बचेगा माइनस 13 और क्या बचेगा इधर -1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, तो हमारा फैक्टोरियल 12 हुआ, लिखिए देते हैं बहुत छोटा। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से इन दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों गुना होगा और ये घटेगा, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा -14। कोई दिक्कत है, नहीं होगा। अब देखिए -14 है तो यहाँ से हम 14 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 14 कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचा 13, इधर क्या बचा -1। देखिएगा 14 गुने 13 माइनस 13 1 14 -14। ठीक है, तो यहाँ से बना हमारा फैक्टोरियल 12 गुने 14 और 13 में से एक गया 12। कोई दिक्कत, यही उत्तर होगा आपका। चलिए कहता है
कि रवि को 2500 रुपये की ज़रूरत थी। उसने कुछ राशि ए से लिया और कुछ बी से लिया। देखिए रवि को चाहिए था 2500 रुपया, तो दो आदमी से लिया, ए से और बी से। तो मान लेते हैं ए से ए रुपया लिया और बी से बी रुपया लिया, कोई दिक्कत? तो ए से ए रुपया लिया, बी से बी रुपया लिया, तो कुल मिलाकर हो कितना गया उसके पास पैसा? 2500 रुपया। तो हमारे पास एक समीकरण बन गया, ए प्लस बी बराबर 2500। फिर कहता है ए से उसने 5% ब्याज पर दिया, ए उसको 5% ब्याज पे दिया। कितना परसेंट ब्याज पे? 5% ब्याज पे। अब बी उसको 7% ब्याज पे दिया, ठीक है। कहता है एक वर्ष के अंत में, मतलब समय कितना है? 1 साल, तो इसको नहीं लिखते हैं। एक वर्ष के अंत में उसके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 160 रुपया था। तो कुल कितना ब्याज हो गया? 160 रुपया। तो 160 रुपया हो गया। तो देखिए तो इसका ब्याज कितना होगा भाई साहब? तो मूलधन गुने समय, समय तो 1 साल है, तो 1 साल गुना करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है? तो 5% प्लस ₹20 का 7%, और कुल मिला कितना हो गया भाई साहब? 160 रुपया। कोई दिक्कत? यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना? 100। तो हमारा बनेगा 5A प्लस 7B बराबर 160 है। 100 जाकर इधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 16,000, ठीक है। एक मेरे पास 16,000 आ गया। दूसरा समीकरण हमारे पास ऊपर था सबसे पहले, A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? 2500। कोई दिक्कत नहीं। तो कहता है ए उसको कितना रुपया दिया था, तो ए का मान निकालना है, तो बी को काट देंगे। तो बी को काटने के लिए क्या करेंगे भाई साहब? यहाँ 7 से गुना करेंगे, यहाँ भी पूरा में 7 से गुना करेंगे। तो जब पूरा में 7 से गुना करेंगे, पूरा में क्या करेंगे? 7 से गुना। तो इसमें भी 7 से गुना, इसमें भी 7 से गुना और इसमें भी 7 से गुना। और क्या करेंगे? घटा देंगे। ये प्लस यहाँ का क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 7 भी से 7 भी कट गया, 5 में से 7 गया तो -2A बराबर 16,000 में से 17,500 जाएगा तो कितना बचेगा? -1500। माइनस से माइनस कट गया। ये बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब? 1500/2 यानी 750 रुपया। ए ने कितना दिया? 750 रुपया दिया। देखिए कहता है एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल ख़राब है और बाज़ार में बिल्कुल भी नहीं बेचा जा सकता है। उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने % बढ़ाना चाहिए ताकि ख़राब सामान के कारण होने वाली क्षति या हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। देखिए तो 10% माल ख़राब हो गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? तो 10% माल ख़राब हो गया, तो इसका मतलब हो गया 10% का मतलब होता है 10% का मतलब होता है 1/10। मतलब उसके पास पहले 10 सामान था तो एक ख़राब हो गया तो कितना बचा? 9। कोई दिक्कत नहीं। तो वो ख़रीदा कितना? 10 सामान। तो मान लेते हैं कि जो 10 सामान ख़रीदा था, 10 वस्तु, उसका जो क्रय मूल्य था वो क्या था भाई साहब? 10 रुपया था, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक सामान तो ख़राब हो गया, बचा कितना? 9 सामान, है ना। तो देखिए 9 सामान बचा, तो यहाँ से बेचेगा कितना को? 9 वस्तु को ही बेचेगा। 9 वस्तु को ही क्या करेगा? वो बेचेगा। और 9 वस्तु को बेच करके कितना लेना है उसको? देखिए 10 रुपये तो उसका खर्चा हो गया पूंजी। अब उसके पास वस्तु कितना है? 9 वस्तु। अब 9 वस्तु को बेच करके वो क्या करना चाहेगा? 10 रुपया में बेचना चाहेगा। 9 वस्तु को 10 रुपये में बेचना चाहेगा, तब ना उसको हानि नहीं होगा। तो 9 वस्तु को कितना बेचेगा? 10 रुपया में। कोई दिक्कत? 9 वस्तु को कितना में बेचेगा? 10 रुपया में। तो यहाँ से देखिएगा वस्तु को पहले बराबर करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ 9 से गुना करेंगे और यहाँ 10 से गुना करेंगे तो 90 वस्तु। तो यहाँ 9 से गुना किए और यहाँ 10 से गुना किए, मतलब क्या हुआ जी कि 90 रुपये में ख़रीदेगा तो 100 रुपये में बेचेगा। तो 90 में ख़रीदा, 100 में बेचा, कितना % बढ़ा के बेचा? 10%। 10 बढ़ा के बेचा। 10 बढ़ाया कितना पे? 90 पे। 10 बढ़ाया कितना पे? 90 पे। तो 100 पे कितना कट गया? तो 1/9 को बदलेंगे % में तो क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%। चलिए इसको ऐसे भी समझिएगा। एक तरीका और है, देखिए कहता है 10% माल ख़राब हो गया। 10% मतलब अगर 10 वस्तु था उसके पास तो एक ख़राब हो गया, ठीक है। तो 10 था उसमें से एक ख़राब हो गया, कितना बच गया? 9 बच गया। कोई दिक्कत नहीं।
अब कहता है उसको हानि नहीं होना चाहिए। तो हानि नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 वस्तु को जितना मैं ख़रीदा था उतना ही कीमत 9 वस्तु बेच करके उसके पास आ जाए, तभी ना हानि नहीं होगा जी। तो ये दोनों बराबर होगा। तो यहाँ से CP/SP बराबर क्या हो जाएगा? 9/10। अब भाई साहब 9 में ख़रीदे हैं, 10 में बेचिएगा तो कितना के लाभ? 1 के लाभ कितना पे? 9 पे। तो 100 पे कितना 11 सही 1/9%। 2 तरीका हो गया। चलिए 47 नंबर प्रश्न बहुत बड़ा है, पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो गया, समझ में भी नहीं आता। नाम ऐसा दिया है, कुछ नाम है एगो बाधा दौड़। हमको तो समझ में नहीं आया कि बाधा नाम है कि बाधा दौड़ प्रतियोगिता है। देखता है एक खेल प्रतिस्पर्धा में, खेल कंपटीशन में 80 विद्यार्थी खिलाड़ी भाग लेते हैं, ठीक है। कहता है 40 और 54 लंबी कूद और बाधा दौड़ में भाग लेते हैं। लेकिन 3 खेल है भाई साहब। एक हो गया दौड़, दौड़ का क्या नाम है? बाधा दौड़। दूसरा है भाला फेंक और तीसरा है आपका कूद, लंबी कूद। ये है दौड़, इसको बोलते हैं बाधा दौड़। ये हो गया भाला फेंके वाला, ये हो गया लंबी कूद, ठीक है। कहता है 40 और 54 लंबी कूद और बाधा दौड़ में। कूद में कितना भाई साहब? 40। बाधा दौड़ में कितना? 54 आदमी भाग लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले ही देखिए कि सबसे पहले बीच वाला में कितना आदमी भाग लिया? तीनों में। तो तीनों में 8 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 8 खिलाड़ियों ने तीनों में भाग लिया। अब आते हैं बाकी क्वेश्चन पे। कहता है 14 ने भाला फेंका और लंबी कूद में भाग लिया। 14 आदमी कहाँ कहाँ? भाला फेंक और लंबी कूद। तो भाला फेंक और लंबी कूद में 14 आदमी है ना। भाला फेंक और लंबी कूद में 14 आदमी, यानी ये दोनों में कितना है? 14 आदमी। तो 14 में ऑलरेडी 8 हो चुका है, तो इधर कितना बचा? 6। कहता है 24 ने लंबी कूद और बाधा दौड़। लंबी कूद और बाधा दौड़ में 24 आदमी। तो 24 आदमी कहाँ है? इसमें आएगा। तो इसमें से पूरा 24 से 8 हो चुका है, तो कितना हुआ इधर? 16। और 10 ने भाला फेंक और बाधा दौड़। भाला फेंक और बाधा दौड़ में 10। तो 10 यही ना बचा जी, ये वाला 10 है। 10 में से 8 हो चुका है, तो कितना हो गया? 2। अब देखिएगा टोटल गोलबा कितना था भाई साहब? तो टोटल गोलबा कितना था? 40। कहाँ लिखल है? यहाँ लिखल है। तो 16, 8, 24 और 6, 23। तो इधर कितना बचा? 10। दौड़ में कितना? 54। तो इधर कितना हुआ? 16, 8, 24 और 2, 26। 26। तो इधर कितना बचेगा? 28। अब देखिए केवल भाला में कितना आएगा? तो केवल भाला में आएगा, देखिए कुल कितना होना चाहिए? 80। तो 80 पूरा देखिए तो 16, 8, 24, 24, 6, 23, 30 और 2, 32, 32 28, 60, 60 होते 70। तो इधर कितना बचा हमारा? 80। 10 क्यों? टोटल 80 था, तो हमारा भाला दौड़ में कितना आया? 10। तो कहता है केवल भाला फेंक में कितने विद्यार्थी? तो केवल भाला फेंक में कितना? तो 10। केवल भाला फेंक में 10। और कहता है भाला फेंक और बाधा दौड़ परंतु लंबी कूद नहीं। भाला और दौड़, लंबी कूद नहीं। भाला और दौड़ लेकिन लंबी कूद नहीं। तब देखिए इन दोनों में होना चाहिए लेकिन इसमें नहीं। तो इन दोनों में देखिए यही ना है जी, जो इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो एक आंसर हमारा कौन हो गया? 10। एक हो गया 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 10 और 2, जिसमें है मिला लीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है इसमें गुना करना है। जितना जल्दी मन में गुना कर लीजिएगा उतना, मतलब अंदर ही अंदर समझ के, उतना जल्दी अच्छा होगा। प्रयास करना है कि लिखने की कोशिश कम करें, टाइम वेस्ट होता है। तो जब पहले इसको गुना कीजिए इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, इसका इससे। तो इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 5, तो 5 क्या हो जाएगा? कॉमन। ये दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 4 कॉमन, तो 3 4/4, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका गुना कीजिएगा इससे, तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, प्लस हो जाएगा। 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, 5 कॉमन, 1/4, 1/3, हाँ। तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 2, 1, 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। फिर इस 5 का गुना इससे, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 कॉमन, तो 1/4, 1/4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो प्लस 5 के पावर 1/4। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इस 1 का गुना इससे, फिर इससे, फिर इससे और फिर इससे। तो 1 से किसी में भी गुना कीजिए वही बन जाएगा, केवल यहाँ माइनस है, सबके आगे माइनस लग जाएगा। इससे गुना करेंगे तो -5 के पावर
3/4 माइनस 5 के पावर 1/2 माइनस 5 के पावर 1/4 और -1। अब देखिए खेला कितना मज़ा आएगा। देखिए 5 के पावर 3/4 यहाँ माइनस पे है, यहाँ प्लस में है, कट जाएगा। 5 के पावर 1/2 माइनस प्लस कट जाएगा, 1/4 प्लस माइनस कट जाएगा। भाई 5 के पावर 4/4 तो 1 हुआ, तो 5 के पावर 1 बराबर क्या होता है 5 और 1 माइनस उधर कितना हो गया भाई साहब 4 हो गया। देखिए कहता है भाई साहब भुजा BC के समांतर रेखा DE, इसको ऐसे समझिए एक त्रिभुज है, दिख रहा है त्रिभुज दिख रहा है, तो ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। तो BC के समांतर एक भुजा है जिसको नाम दे दिए DE। कहता है AD बराबर 1/6 ऑफ AB, तो AD जो है AB का 1/6, 1/6 का मतलब कि अगर ये पूरा 6 है तो AD का मान कितना हो गया 1, और AE जो है इसमें भी वही चीज़ है 1/6 ऑफ AC, तो AC अगर 6 है तो उसका 1/6 का 1/6 क्या होगा 1। कोई दिक्कत? तो कहता है भाई साहब BC का मान 18 है तो DE का मान ज्ञात करो। देखिए भाई साहब यहाँ 2-3 बातें ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। पहली बात कि ये दोनों समानांतर है, क्या है समानांतर है, ठीक है। दूसरा बात अनुपात देखिएगा तो छोटका त्रिभुज के भुजा का अनुपात बटे बड़का त्रिभुज का भुजा का अनुपात कितना है 1/6 है ना जी, 1/6। छोटका त्रिभुज का भुजा AD कितना हुआ 1 और बड़का का AB तो 1/6, इधर भी 1 और बड़का 6 तो क्या हो गया 1/6 बराबर 1/6। मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो त्रिभुज है ना भाई साहब, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। क्या है? समरूप है। और जब त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो कौन कौन भुजा अनुपात? छोटका का AD और बड़का का इसी के सामने AB, फिर छोटका का AE और बड़का का AC, इधर तीसरा का छोटका का DE बड़का का BC, बराबर हो कि नहीं होगा? अब इन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं तो AD का मान 1, AB का मान 6, ये तो निकालना नहीं, निकालना क्या है DE, तो DE वाला लेंगे। DE है बटे BC का मान कितना हो गया 18, 6 से काटेंगे 6 3 18, हमारा DE बराबर कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। जिसको आता है इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए भाई जी कहता है त्रिभुज DEF है, ठीक है, E समकोण है तो E 30 डिग्री दे रखा है, तो हमारा 60 डिग्री हुआ। तो cos F, तो cos F मतलब क्या हुआ भाई साहब cos 60 प्लस √3, इसी का मान निकालना है। cos 60 बराबर √3 सॉरी 1/2 और ये √3 हो गया। यहाँ से LCM लेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 √3, यही हमारा उत्तर होगा। चलिए अगला कहता है मोहन एक स्कूटर 20,000 में खरीदा, 22,000 में बेच दिया, तो लाभ कितना हो गया भाई साहब 2,000 का। लाभ कितना पे 2,000 का लाभ 20,000 पे, तो 100 पे कितना, यही तो होगा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 बचा 2 दही के 10, कितना % हो गया भाई साहब 10% प्रॉफिट हो गया। देखिए इस टाइप का जो प्रश्न है 52 नंबर, वो बार बार कई बार पूछा गया, आप लोग को बताए हैं कई बार, आज भी बताते हैं। कहता है 84 किलोमीटर यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते हैं। तो वास्तव गति क्या था? देखिए तो हम बताए थे जब दो को गति रहे, ठीक है, तो उसमें डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है क्या होता है भाई साहब, कम स्पीड और गुने ज़्यादा वाला स्पीड। तो पहले मान लेते हैं इसका स्पीड था x और कहता है 5 किलोमीटर अधिक तेज जाता, तो क्या हो जाता x + 5, ठीक है। तो पहला स्पीड गुने दूसरा स्पीड बटा डिफरेंस ऑफ स्पीड, तो डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है 5 गुने डिफरेंस ऑफ टाइम। तो डिफरेंस ऑफ टाइम क्या भाई साहब 5 घंटे कम लगते, तो पहले 5 घंटा कम लगता मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 5 घंटा, तो गुने 5। कोई दिक्कत है? और लगता कितना भैया, तो सॉरी दूरी का फार्मूला हो गया, क्या दूरी का, तो दूरी कितना हमारा 84 किलोमीटर। तो यही चीज़ तो बताया था, स्पीड 1 गुने स्पीड 2 बट डिफरेंस ऑफ स्पीड गुने डिफरेंस ऑफ टाइम बराबर डिस्टेंस होता है। 5 से 5 कट गया तो क्या बचा x गुने x + 5 बराबर 84। तो x का मान क्या रखेंगे 7, तो इसका मान क्या होगा 7 5 12, तो ना बस 84 होगा जी। तो कहता है वास्तविक स्पीड, तो वास्तव स्पीड तो यही था 7 किलोमीटर, 5 बढ़ाएगा तब ना 12 होगा, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए
चलिए भैया, इसमें देखिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है a + 1/a का स्क्वायर बराबर 3, तो यहाँ से a + 1/a बराबर क्या होगा, स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, रूट में। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम बदलेंगे। देखिए हमको a की पावर 6 में लाना है, तो a की पावर 6 में लाना है, सबसे पहले a की पावर क्यूब में लाएंगे। तो यहाँ से क्या ले आएंगे, देखिए यहाँ से हम तोड़ेंगे a³ प्लस, देखिए इसको हम लाएंगे इसमें, कहाँ गया, a³ + 1/a³ में। तो उसका फार्मूला देखिए इस तरीके से है, क्या है, अगर इसका पहले होगा x + 1/x का क्यूब, तो a + 1/a का क्यूब, तो √3 का क्यूब और -3 × √3। √3 का क्यूब क्या होगा, 3√3 और 3√3 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारा a³ + 1/a³ बराबर क्या हो गया भाई साहब, 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ a³ से गुना करते हैं, इधर भी a³ से गुना करेंगे, इधर भी a³ से गुना करेंगे। कोई दिक्कत, इधर हमारा क्या हो जाएगा 0, इधर हमारा क्या हो जाएगा a³ a की पावर 6, यहाँ क्या हो जाएगा भाई साहब, कट के क्या हो जाएगा 1, तो a की पावर 6 + 1 बराबर 0, तो a की पावर 6 बराबर क्या हो गया भाई साहब, -1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। तो देखिए हम इसको निकालते हैं कैसे। देखिए हम क्या करते हैं, a की पावर 6 क्या होता है भाई साहब, -1 है ना, -1 होता है। तो ये 1 है, इसका मान क्या होगा, -1, तो -1 प्लस a की पावर 12 कितना होगा, तो a की पावर 6 के क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो a की पावर 12 नहीं हो जाएगा। इसका मान कितना है भाई साहब, हैं, तो इसका मान है a की पावर 6 का मान -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। और a की पावर 18, तो a की पावर 18 को क्या बोलेंगे, a की पावर 6 का इस तरीके से, है ना। इसका मान कितना है, -1, तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई साहब, -1 है, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a की पावर 84 6 का मल्टीपल नहीं है, ये 6 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या करेंगे, a की पावर 84 को हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन, दोनों में से। तो a की पावर 84 कॉमन ले लें, तो क्या बचा, 1 + a की पावर 6। यहाँ से a की पावर 200 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 + a की पावर 6। कोई दिक्कत। अब देखिएगा -1 + 1 कट जाएगा, +1 -1 कट जाएगा, a की पावर 84। अब देखिए इसका मान कितना है, 1 + a की पावर 6 का मान कितना है भाई साहब, 0। तो इसका मान 0 है, 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो क्या बना देगा हमारा, 0। ये हमारा 0 हो गया, इसका मान 0 है, तो 0 से गुना करेंगे, 0 तो मिला कर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा भाई साहब, ये वाला फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या, यही फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि जब a + 1/a, देखिए यहाँ x भी हो सकता है, ठीक है, बराबर √3 हो, या फिर a³ + 1/a³ है ना, ये ना बराबर 0 हो। तो इस कंडीशन में जो a की पावर 6 होता है उसका मान कितना होता है भाई साहब, -1 होता है। ये कंडीशन याद करने योग्य है, हम नंबर सिस्टम में पढ़ा चुके हैं, जाकर देख सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न संख्या 54 है, कहता है 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 बचे। ठीक है, कितना है, 2, 5, 9 और 11। तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में गुना हो जाएगा, 11 × 9 99 और 5 × 2 10, तो कितना हो जाएगा 990। तो 990 तो वो संख्या हो गया जो सबसे कट जाएगा। तो कहता है शेषफल 1 बचे थे, एक बचे जोड़ दीजिए, 991। देखिए 3 अंक का है कि नहीं है, आ गया। चलिए, कहता है 11 परिणामों का औसत 60 है, तो 11 परिणाम है उसका औसत 60 है भाई साहब, तो इसका योगफल कितना होगा, तो 11 परिणाम का जो औसत का योगफल होगा वो 60 × 11 कितना हो जाएगा, 660 है ना। इसका योग कितना हो जाएगा, 660। देखिए इसको 2 तरीके से सिखाएंगे आपको, कितना हो गया 660। कहता है पहले 6 का औसत 59 है, तो पहले 6 का औसत 59 है, तो योगफल कितना होगा, 6 × 9 54, 6 × 5 30 और 5 × 35 354 हो गया। और अगले 6 का अंतिम 6 का हो गया 62, तो अंतिम 6 का 62 हो गया 6 का, तो 6 दूनी 12, 6 छक 36 और 1 37,
इसको जोड़ देंगे तो 4 2 6, 7 5 12 और 3 3 6 1 7, कितना हो गया 726। अब कुल मिला के 726 में से 660 घटा दीजिएगा तो आपका कितना आएगा 66। यही आपका बीच वाला है, यानी 5वां है। 5वां अंक यही है। छठे परिणाम के कितने अंक हैं? हाँ हाँ वही छठा, 11 ना है जी, तो बीच वाला कौन होगा? छठा होगा। देखिए मेरे खिताब से समझिए, हम ऐसे बनाते हैं। कहता है 11 परिणाम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसका औसत कितना भाई साहब? 60। ठीक है। अब पहले 5 का, पहले 6 का, 1 2 3 4 5 6, मतलब पहले 6 यहाँ से यहाँ तक का कितना है इसका औसत? 59। और अंतिम 6, तो अंतिम 6 यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 1 2 3 4 5 6, इसका औसत कितना है? 62। कोई दिक्कत? अब देखिए हम कंपेयर करते हैं, 60 से 59 कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है 1 पर, तो 5 पर, 1 2 3 4 5 6 पर, तो 6 पर 6 हो गया, तो -6 हो गया। ये 60 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा। 2 ज़्यादा 1 पर, तो कै पर? 1 2 3 4 5 6 पे, तो कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा। इन दोनों देखिए कितना ज़्यादा? तो 6 ज़्यादा। तो ये 6 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एक बीच वाला को 2 बार काउंट कर लिए हैं, है ना, तो 2 बार काउंट कर लिए हैं, तो 6 ज़्यादा है 1 पर। एक ही को है ना जी, तो 6 ज़्यादा 1 पर, तो 6, तो यहाँ से 6 प्लस है तो प्लस कर दीजिए 66। जब पढ़ाएंगे औसत तो पढ़ाएंगे डिटेल में, क्योंकि ऐसा। चलिए फटाफट करते हैं, नंबरिंग नहीं देंगे। कहता है 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए। देखिए 100 सेब खरीदे गए कितना में? 300 रुपया में। कोई दिक्कत? उसमें से 4 सेब सड़ गया, तो 4 गो सड़ गया भाई साहब, तो कितना बच गया? 96 सेब। तो 96 सेब का क्रय मूल्य कितना हो गया? 300 रुपया। और कहता है 50 रुपये प्रति दर्जन बेच दिया। प्रति दर्जन मतलब 12 सेब को बेच दिया, विक्रय मूल्य कितना में? 50 रुपये में। तो कितना लाभ हुआ? सबसे पहले क्या करेंगे? सेब की संख्या बराबर करेंगे, तो यहाँ 8 से गुना करेंगे, बराबर 96। जब इधर 8 से गुना किए तो इधर भी 8 से गुना करेंगे, तो यहाँ कितना हो गया भाई साहब? 400 रुपया। तो 300 में खरीदे, 400 में बेचे, कितना का फ़ायदा? 100 रुपया का फ़ायदा। यही तो पूछ रहा है। हो गया। चलिए अगला क्या कहता है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है। अब देखिए दोनों का मान लेते हैं टोटल काम 20 है, इसका क्षमता 1, इसका क्षमता 1। कहता है दोनों साथ मिलकर काम आरंभ किया और 5 दिन तक किया और ए छोड़ के चला गया। तो दोनों आरंभ किया डेली, दोनों मिल करके, तो डेली कितना काम करेगा? 3 काम। 5 दिन तक किया तो कितना काम कर दिया? 15 काम। तो 15 काम कर दिया भाई साहब, तो कितना काम बचा? 5 काम। उसके बाद ए चला गया। ए चला गया तो कौन बाकी काम किया? बी। तो कहता है शेष काम 5 है को बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो बी 1 काम डेली करेगा, तो 5 काम है, तो कई दिन लगा देगा? 5 दिन। चलिए आगे देखते हैं। कहता है किसी राशि पर, कहता है किसी राशि के 4% दर पे, दर कितना है? तो दर है भाई साहब पहला साल भी 4%, दूसरा साल भी 4%, दोनों को मिला करके समतुल्य दर निकालेंगे। समतुल्य दर क्या हो जाएगा? x + y 4 चक क्या होता है भाई साहब? x + y + x गुने y बटे 100। कोई दिक्कत? x और y मान रखेंगे तो 4 4 8.16% हो जाएगा। ठीक है। यानी मान लेते हैं मूलधन p है, तो p का 8.16% जो होगा, इसको यहाँ से हटाएंगे तो बटा 0, वो क्या होगा? ब्याज होगा। ब्याज है कितना? 102 रुपया। कोई दिक्कत? यहाँ से काटेंगे 102 अठी, अब है 8 से, तो 4 दूना और 4 से 25 चौका 100, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा भाई साहब? 50 दूनी 100। तो हमारा मूलधन कितना हो गया? 50 गुने 25। अब 50 गुने 25 मूलधन हो गया, तो कहता है कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? तो भाई साहब 50 और 25 से हमारा मूलधन हो गया। ठीक है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय, 2 वर्ष गुने दर 4% बटा 100। दिक्कत है? 50 दूनी 100 से 100 कट गया, 50 चौके 25 चौके 100 रुपया। देखिए 59 60 61 कहता है 50 प्यालों का लागत मूल्य। तो 50 प्यालों का जो क्रय मूल्य है ना, वो कितना है? 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है भाई साहब। 40 प्यालों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 1 0 से 1 0 कट गया, तो CP बटे SP बराबर क्या हो जाएगा भाई साहब? 4/5। तो 4 की चीज़ 5 में बेचे, लाभ कितना का? 1 का लाभ 4 पे, तो 100 पे कितना? तो कितना परसेंट लाभ परसेंट हो गया? 25% हो गया हमारा लाभ परसेंट। चलिए अगला कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 के भाव से, मतलब हुआ कि 10 वस्तु को ख़रीदा कितना में? 8 रुपया में। ठीक है।
और 8 नग बेच दिया 10 के भाव से, तो 8 वस्तु का जो विक्रय मूल्य कितना हो गया 10 रुपया। तो यहाँ से देखेंगे वस्तु को बराबर करेंगे तो 10 चौके 40, 8 पचे 40, यहाँ 4 से गुना किए तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे, यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से। तो यहाँ से क्या समझे कि वस्तु अगर 40 रुपये में खरीदे थे 8 चौके 32, 8 चौके 32 में खरीदे थे, बेचे कितना में 50 में। अब भाई साहब 32 में खरीद के 50 में बेचिएगा तो लाभ कितना के 18 के लाभ 32 के, तो 100 पे कितना है। तो काटेंगे तो कैसे कटेगा, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, तो क्या हो जाएगा 9 सही 1/16 गुने 100। 9 का 9 1/16 को बदलेंगे परसेंट में तो क्या होगा, तो 1/16 होता है 16 छक 96, 6 सही 1/4%, तो 9 छक 54 सही, 9 एकम 9/4, तो 54 और 4 दूनी 8, तो 56 सही 1/4%। चलिए अगला देखिए, इसको छोड़िए इधर। कहता है एक धनराशि ब्याज की किसी दर पर 4 वर्षों के लिए रखी गई, यदि उसे 3% अधिक दर पर रखा जाता है तो उस पर 1440 रुपये अधिक मिलता, कितनी राशि है, मूलधन ज्ञात करो। देखिए जो साधारण ब्याज की बात है भाई साहब, तो जितना भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है ना वो बढ़ेगा तो केवल मूलधन पे, ठीक है। तो मूलधन का बढ़ जाएगा 3% 4 साल के लिए, कितना, तो मूलधन का 3% के हिसाब से 4 इतना हो जाएगा, और हो कितना जाएगा, देखिए मूलधन का 3% बढ़ेगा 4 वर्ष में इतना, और ब्याज बढ़ कितना जाएगा इतना, 3 चौके 12, 12 से काटेंगे 12, 12 144 और 0, तो कितना हो जाएगा भाई साहब 12,000 रुपये मूलधन हो गया। कहाँ दिक्कत है बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न बहुत बढ़िया है, कहता है एक साझेदारी के व्यापार में कुल पूंजी 40,000 है। कुल पूंजी कितना भाई साहब 40,000, जिसमें से आधी ए ने दिया, तो 40,000 का आधा ए दिया, तो ए ने दिया कितना 40,000 का आधा कितना होगा भाई साहब 20,000, ठीक है। और बाकी का आधा सी ने दिया, तो बाकी कितना 20,000, 20,000 के आधा मतलब 10,000 ई दिया और 10,000 ई दिया, तो पूंजी का अनुपात कितना आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0, मतलब ये 2 दिया, ये 1 दिया और ये 1 दिया, ये अनुपात में दिया। कहता उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया और सहमति हुई कि पहले डी को कुल लाभ का 10% दिया जाएगा, है ना। पहले क्या किया जाएगा, कुल लाभ का 10% डी को दिया जाएगा, और लाभ को आपस में पूंजी के अनुपात में बांटने से पूर्व 20 सी को अलग अलग कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। 12,600 रुपये लाभ में ABCD का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए तो 12,600 रुपये लाभ है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे डी को 10% देंगे, तो 12,600 का 10% देंगे भाई साहब, 12,600 का 10% कितना हो जाएगा 1,260 रुपया, तो 1,260 रुपया किसको देंगे डी को, तो डी को कितना देंगे 1,260 रुपया। अगर ऑप्शन से जाएंगे तो देखिएगा ऑप्शन 1 में ही केवल है जिसमें डी को 1,260 रुपये दे दिया गया है, तो वहाँ से तो आ सकता है, पहली बार इतना करके हम निकाल लिए, लेकिन पूरा निकालते हैं। आइए फिर क्या कहता है 1,260 रुपया, फिर कहता है बी और सी को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा, 5% इसको 5% इसको, कुल लाभ का, तो कुल लाभ कितना था भाई साहब 12,600, तो 12,600 का 5% इसको 5% इसको, तो 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 530 रुपये, मतलब 530 रुपया इसको दे दीजिए, 530 रुपया इसको दे दीजिए। अब जो बचा इतना देने के बाद जो बचा उसको बांटिए पूंजी के अनुपात में। अब देखिए बचा कितना, तो 12,600 रुपया लाभ हुआ था भाई साहब, है ना, उसमें से दे दिए, इसको कितना दे दिए 1,260, इसको गलती नहीं करते हैं जी, 630 होगा जी, 630 होगा, ठीक है। तो 1,260 और 1,260 कितना हो जाएगा 1,260 गुने 2, 26 गुना 52, 2,520 रुपया, तो 2,520 रुपये घट जाएगा, तो बचेगा कितना 0,8001, 10,080 रुपये बचा, कितना बचा 10,080 रुपया। अब 10,080 को इस अनुपात में बांटेंगे 2:1:1 में, तो इसको जोड़ लेंगे 2 1 3 1 4, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा भाई साहब 10,080, तो x बराबर कितना होगा 2,520 रुपया, क्या समझे 2,520 रुपया। इसको कितना मिलना है 2x, तो 2,520 का दुगना कितना हो जाएगा 5,040 रुपये इसको मिलेगा, इसको मिलेगा 2,520 रुपया और 630 पहले से, इसको मिलेगा 2,520 रुपया 630 पहले से, तो कितना हो जाएगा 50, 6 5 11, 3,150 इसको हो गया, 3,150 इसको हो गया, हाँ
देखिए ऑप्शन नंबर ए मिल गया, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, इसको इतना मिला। चलिए, कहता है ए बी एक कार्य को 720 रुपये में करने की जिम्मेवारी लेता है। ए इस काम को 8 दिन में कर सकता है। भाई साहब ए जो है बोला हम 8 दिन में कर लेंगे, बी बोला हम अकेले इसको 12 दिन में कर लेंगे, और जब तीनों मिल कर काम करेगा ए बी और सी तो ये काम 4 दिन में हो जाता है। कोई दिक्कत? तो टोटल काम मान लेते हैं, कितना हो जाएगा? टोटल काम मान लेते हैं 24। तो इसका क्षमता 3, इसका क्षमता 2, और सब मिलाकर कितना हो जाएगा? क्षमता 6। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ए का क्षमता 2 है, ए का क्षमता 3 है भाई साहब, बी का क्षमता 2 है, और तीनों मिला क्षमता कितना है? 6। तो 3 और 2 5, इसका क्षमता क्या बचा हमारा? 1। सी का क्षमता 1 है। तो पैसा किस अनुपात में बटेगा? 3:2:1 में। तो 3x 2x x, 3 2 5 1 6x, कितना हो गया? 6x। और 6x बराबर कितना रुपया है? 120 रुपया। तो x बराबर कितना हो गया भाई साहब? 120 रुपया। तो कहता है किसका हिस्सा निकालो? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है? x का मान कितना हो जाएगा? 120 रुपया। देखिए अगला जिस तरीके से है दे रखा है, कहता है मान निकालिए, है ना। देखिए यहाँ से पहले निकालेंगे, इसका वर्गमूल क्या होगा? 13 और यहाँ देखिए आकर के 168 प्लस कितना हो जाएगा? इसको बाहर निकालेंगे तो 13 इसके अंडर रूप में चला आएगा। इसको 13 तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब? हैं 168 प्लस कितना हो जाएगा? 8 3 11 16 17, गलती नहीं ना है जी? सही है ना? 168 में था, 68 है केवल, गलत लिख दिया। 68 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 81। कितना हो जाएगा? 81। 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ पहले से क्या है? 216 हाँ प्लस 9 कितना हो जाएगा? 225। 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15 है। कोई दिक्कत? अभी यहाँ आकर के 15 जुड़ जाएगा, 129 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 144। 144 का वर्गमूल 12। चलिए अगला जो प्रश्न संख्या है 66। कहता है भैया स्प्रिट और जल के 20 किलोग्राम के एक मिश्रण में 10% जल है। 10% का मतलब क्या होता है भाई साहब? 10% का मतलब होता है 1/10। तो मिश्रण का 10%, तो मिश्रण मतलब टोटल मिश्रण अगर 10 है तो 10 का 10% एक क्या है? जल है। तो इसमें क्या है? वाटर है, और क्या है भाई साहब? स्प्रिट है। क्या है? स्प्रिट। कोई दिक्कत? तो अगर पानी 1 है तो स्प्रिट कितना है? 9। तो 1 पानी 9 स्प्रिट, तो कुल मिला कितना हो गया भाई साहब? 10। कितना हो गया? 10। और कहता है 10, मान लीजिए 9 लीटर पानी है, 9 किलो पानी है, तो 1 लीटर वाटर होगा, तो कुल कितना किलो हो गया? 10 किलो। तो 10 यूनिट बोल रहा है, कितना किलो है भाई साहब? 20 किलो, यानी 1 यूनिट 2 किलो, यानी एक्चुअल में स्प्रिट 9 दूना 18 है, वाटर कितना है? 2। कोई दिक्कत नहीं, वाटर कितना हो गया? 2, स्प्रिट कितना हो गया? 18। तो अब कितना हो गया? 20 किलो हो गया। बिल्कुल सही। अब कहता है किसी निश्चित मात्रा में उसमें जल डालने पर नए मिश्रण का वजन 25 किलो हो जाता है। देखिए जल डालना है और नया जो मिश्रण है वो 25 किलो हो जाए, यानी नया मिश्रण जो है वो कितना हो जाए? 25 किलो। इसमें डालना क्या है? जल। क्या डालना है? जल। अच्छा जल डाले हैं तो जल बढ़ेगा, स्प्रिट बढ़ेगा? स्प्रिट तो जितना पहले है उतना अब भी रहेगा। तो स्प्रिट पहले 18 था, अब भी क्या रहेगा? 18 रहेगा। स्प्रिट से नो छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डाले हैं जल। अब 25 में से 18 स्प्रिट है तो जल कितना होगा? 7। 18 7 25, 18 2 20। ठीक है। तो कहता है भाई साहब कि इस मिश्रण में, ये जो नयका मिश्रण है इसमें जल की कितना मात्रा है, कितना % है? तो जल है कितना? 7 जल है मिश्रण में। तो मिश्रण कितना? 25 में, तो 7 में 25 तो 100 में, 25 में 7 100 में, 25 चौका 100, तो कितना हो गया? 7 चौके 28% मात्रा है जल की, किसका? नया मिश्रण में। देखिए भैया प्रश्न संख्या 67 कहता है कि आयत की लंबाई को 1% बढ़ाया जाए। 1% मतलब अगर पहले लंबाई 100 था तो अब कितना किया जाए? 101। और चौड़ाई को 9% कम किया जाए, मतलब 9% का मतलब 9/100, मतलब पहले 100 था तो 9% 9 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 91। कहता है क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या है? तो देखिए पहले क्षेत्रफल क्या होगा? L × B 10,000। अब कितना हो गया? अब भाई साहब को गुना करेंगे तो हो जाएगा 9191। कोई दिक्कत नहीं। तो कितना देखिए कम रहा है कि बढ़ रहा है? क्षेत्रफल क्या हो गया? कम गया। कितना का? तो 809 कम गया। 809 का कमी किस पे? 10,000 पे। तो 100 पे कितना? 2 0 से 2 0 कट गया, इस 2 0 काटेंगे, यहाँ देंगे दशमलव,
कितना हो गया 8.09% की, देखिए माइनस है तो क्या हो गया भाई साहब, कमी हो गया। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 6.5 मिनट लेट पहुंचता है। यदि वह 20 के स्पीड से जाता, देखिए पहले जाता है 15 से, यदि 20 से जाता तो 15 गुने 20, दोनों का डिफरेंस कितना है 5 का। अब देखिए टाइम ऑफ डिफरेंस, तो टाइम ऑफ डिफरेंस कितना होगा, पहले 6.5 मिनट पहले पहुंच रहा था, अब 6.5 मिनट लेट पहुंचेगा। सॉरी, पहले 6.5 मिनट लेट पहुंच रहा था, अब 6.5 मिनट पहले, तो 6.5 मिनट लेट और 6.5 मिनट पहले, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 6.5 प्लस 6.5 कितना हो जाएगा 13 मिनट। तो 13 मिनट को बदलेंगे घंटा में, ये बराबर क्या हो गया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर यही फार्मूला होता है जी, यही ना बताए थे, क्वेश्चन इसी में कराए हैं। तो देखिए कट जाएगा और 60 × 300, 15 दूनी 300, तो डी बराबर कितना हो गया 13 किलोमीटर। अगला देखिए आपके पास दिख रहा होगा बनारस कहता टोटल 2.5 लाख जनसंख्या वाले शहर में बताइए साक्षर पुरुष और साक्षर महिलाओं के संख्या में अंतर। तो साक्षर पुरुष साक्षर महिला, देखिए साक्षर पुरुष कितने हैं, तो साक्षर पुरुष है 35%, साक्षर पुरुष 35% और साक्षर महिलाएं 33%। तो डिफरेंस कितना का भाई साहब 2% का। तो 2.5 लाख का 2% कितना होगा, तो 2.5 लाख हुआ, हाँ 2.5 लाख 2,50,000 का 2%, तब कितना हो गया भाई साहब 2500 गुना 2 5,000 का डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अगला देखिए कहता है, अगला फिगर देखिएगा, प्रश्न कहता है किस देश के अधिकतम परिमाण में माल का परिवहन सड़क मार्ग से किया गया। तो सड़क मार्ग से अधिकतम किस देश में हुआ, देखिए तो ईरान में देखिएगा, जो रोड का जो दिखाया गया इंडिकेशन वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ईरान होगा। तो आज हमारा 70 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो ताल ठोक के कहते हैं पूछ सकता है, और कोई पढ़वे नहीं करता है तो कहाँ ले पूछेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।